चलिए हम लोग, ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। चलिए, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? चलिए, ऑप्शंस आप लोगों के सामने ये रहे। ए लालजी टंडन, बी आनंदीबेन पटेल, सी जयराम दास दौलत राम और डी अनिल बैजल। आप लोगों के ऑप्शंस, आप लोगों के समय शुरू होते हैं अब। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो आप लोगों ने देखी और हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। महिला टी20 विश्व कप, बी IPL, सी अंडर-19 वर्ल्ड कप और डी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। आपके समय शुरू होते हैं अब। एक बार जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं या फिर बैक चले गए थे, एक बार फिर से आप लोग लाइव आ जाइए। सारी स्थिति सामान्य हो गई है और उम्मीद है आगे अब ठीक चलेंगी। चलिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोगों का समय समाप्त हो चुका है। चलिए, उत्तर अब तक आया नहीं है। ठीक है, हम लोग इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी, यानी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने ये रहे। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। समय शुरू होते हैं अब। आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार बैक करके और नए से लाइव जुड़ जाइए ताकि आप लोग
टाइम मेंटेन कर पाएँ। आप लोग बहुत पीछे चले गए हैं, यानी थोड़ी बफर कर रही थी, इसकी वजह से आप लोग बहुत पीछे हैं। एक बार थोड़ा सा बैक करके, यानी कि लाइव से हट करके और नया से फिर से जुड़ जाएं इस लाइव पे, तो आप लोग सही समय पे आ जाइएगा। आप लोगों का आंसर बहुत लेट से आ रहे हैं, इससे पता ये चल रहा है कि आप लोग बहुत पीछे हो गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इसके आंसर्स की ओर। तीसरे प्रश्न का आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए ईटानगर, बी कोहिमा, सी इम्फाल और डी हैदराबाद। और आपके समय शुरू होते हैं अब। चलिए 20 सेकंड का समय है, आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। कुछ इश्यूज थी, हालांकि वो अब दूर हो गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। आप लोगों का उत्तर बहुत लेट से आ रहा है। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है सी इम्फाल, यानी मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? उर्मिला सारेन दूसरे नंबर का ए नहीं, दूसरे नंबर का ऑप्शन डी है। तीसरे नंबर का ए, हाँ तीसरे नंबर का बिल्कुल सही। और चौथे नंबर का सी बिल्कुल सही। आप लोग पांचों में आ जाइए, बहुत लेट हो चुका है। एक बार लाइव से डिस्कनेक्ट होकर के आप लोग लाइव में नए से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट बहुत देर से आ रहा है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोग बहुत पीछे हो गए हैं, या आप लोगों तक वीडियो बहुत देर से पहुंच रही है। चलिए बताइए, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? आपके समय शुरू होते हैं अब। पांचवें नंबर का आंसर दीजिए। चलिए आप लोगों के समय समाप्त होने को हैं और ये आपके हो जाते हैं समय समाप्त। इसका सही उत्तर है बी 1961। 19 दिसंबर देश के इतिहास में वह तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को करीब 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद कराया था। वह वर्ष था 1961। चलिए, यानी 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली है। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने यह है, अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, फिर भी हम ऑप्शन दिए देते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे आपके सामने। ए 5 अगस्त 2019, बी 5 अगस्त 2018। 18 यहाँ पे 2 बार हो गया। खैर, ये 5 अगस्त 2018 है बी का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2019 और डी 15 अगस्त 2018। आपका आंसर आया है उर्मिला जी का 5वें नंबर के लिए बी
5वां नंबर क्या क्वेश्चन था? अच्छा, 5 नंबर का क्वेश्चन था कब गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। हाँ ठीक है, इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? इसका आंसर दीजिए आप लोग। समय आप लोगों के शुरू होते हैं अब। DK मिश्रा जी का आंसर सही आया है, ए बिल्कुल सही। चलिए आप लोगों का समय हो गया है समाप्त। ए इसका सही उत्तर है। पाँच अगस्त 2019। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं क्या है। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता है। ये था धारा 370, जिसे 5 अगस्त 2019 यानी लगभग साल भर पहले इसे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ठीक है, 7वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे ये है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने ये रहे। ए माही, बी रावी, सी गोदावरी और डी गंगा। समय आप लोगों के शुरू होते हैं अब। इसका आंसर आप लोग 20 सेकंड में जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत कम लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग वीडियो को शेयर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके आंसर की ओर। चलिए, वीडियो को हम शेयर कर दिए हैं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। बहुत कम लोग लाइव जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक बार वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, हमने वीडियो को कर दिया है शेयर। अब इसका सही उत्तर हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन नंबर 7 का आप लोगों ने आंसर दिया है सी, बिल्कुल सही। चलिए, उर्मिला जी का आंसर आया है, प्रवीण भगत का आंसर आया है, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी और जानकारी के साथ। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी है। दक्षिण में यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से मानी जाती है तथा नासिक से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, बहुत अच्छे। 8वां प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पे ये रहा। 8वां प्रश्न, तेल रिफाइनरी कारखाना किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बरौनी, बी रायपुर, सी कानपुर, डी हैदराबाद। और आपके समय शुरू होते हैं अब। चलिए जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। आप लोगों के समय हो गए हैं समाप्त।
और इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ए बरौनी। DK मिश्रा जी का सही उत्तर आया है, उर्मिला जी का सही उत्तर आया है, प्रवीण भगत जी सही उत्तर दिए हैं, यानी सभी आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसका सही उत्तर ए है, बिल्कुल सही। बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक नगर है। यह गंगा नदी के बरौनी में तेल शोधन कारखाना और एक ताप शक्ति यंत्र है। ठीक है, हम लोग बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? यानी अमेरिका को स्वतंत्र कराने के लिए उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी जॉर्ज बुश और डी हिलेरी जॉर्ज। और आपके समय शुरू होते हैं अब। 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोगों को उत्तर अब तक आया नहीं है। हो सकता है वीडियो आप लोगों को लेट से पहुंच रहा है, इसलिए आप लोग बहुत देर से उत्तर दे रहे हैं। चलिए, हाँ, प्रवीण जी का उत्तर आ गया है, उर्मिला जी का उत्तर आया है, DK मिश्रा जी का उत्तर आया है, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है बी यानी जॉर्ज वाशिंगटन। आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे। अमेरिकी क्रांति युद्ध 1775 से 1783, जिसे संयुक्त राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशकों के बीच एक सैन्य संघर्ष था, जिससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बने। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, किन्हीं भाई ने कहा था कि मैथ का क्वेश्चन भी ऐड कीजिएगा। दरअसल मैथ के क्वेश्चन में ऐड तो कर दूंगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय बीतता है, इसकी वजह से मैं मैथ का ऐड नहीं करता हूं। फिर भी चलिए, पहला प्रश्न यानी 10वां नंबर का मैथ का पहला प्रश्न, एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 126 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः 7:4 के अनुपात में थी। 7 वर्ष पश्चात पिता पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब सभी लोग तो पेन कॉपी लेके बैठे नहीं होंगे कि इसका सही उत्तर आप लोग हल करके दे सकें। फिर भी मैं इसको 20 सेकंड का समय दे करके आगे बढ़ के और मैं इसका उत्तर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। आगे किसी समय में अगर वैसा रहा, अगर मैं मैथ का प्रश्न डालूं तो उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को दूंगा। फ़िलहाल इसे बिना सॉल्यूशन को केवल उत्तर बता करके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। इसमें तो टाइम लगेगा, 20 सेकंड से ज़्यादा समय लग सकता है, लगभग 1 मिनट का भी समय लग सकता है। ठीक है, हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसका आंसर जान लेते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन कभी कर लेंगे हम लोग। इसका सही उत्तर है 17/11। सॉल्यूशन तो हम नहीं बता रहे हैं कि ये कैसे होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? ए देशांतर रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी अक्षांश रेखा और डी बाह्य रेखा। चलिए 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप लोगों के समय शुरू होते हैं अब। इस प्रश्न का उत्तर तो खैर सभी को आने चाहिए,
समय हो गया है समाप्त। आप लोगों को उत्तर अब तक आया नहीं है। ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके उत्तर जानने की ओर। इसका सही उत्तर है सी, अक्षांश। मतलब अक्षांशीय रेखा जो है वो विषुवत रेखा के समानांतर चलती है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ग्राफिक्स के जरिए आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि विषुवत रेखा के उत्तरी ओर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है और दक्षिण ओर 23.5 डिग्री में मकर रेखा है। यह दोनों विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं हैं। ये चित्र आप लोग देखिए कैसे है। बीच में जो आप रेखा देख रहे होंगे इस ग्लोब के, वहाँ पे विषुवत रेखा नज़र आ रहा होगा। और एक ऊपर रेखा है कर्क रेखा, वो 23.5 डिग्री में है। और नीचे यानी दक्षिण साइड में मकर रेखा दिख रहा है, वो 23.5 डिग्री में है। ये दोनों रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे ये है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस ए 1756 ईस्वी, बी 1758, सी 1759 और डी 1757। आप लोगों को समय शुरू होते हैं अब। इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। आप लोगों का समय हो गया है समाप्त, लेकिन किन्हीं का उत्तर अब तक नहीं आया है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1757 ईस्वी। प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्थान है। वर्तमान में यह नदिया जिले का एक कस्बा है। प्लासी यहाँ हुए युद्ध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, डी के मिश्रा जी का उत्तर आया है डी, बिल्कुल सही है। आपके पास वीडियो ही लेट से पहुंच रहा है, इसके वजह से आप लोगों का कमेंट भी देर से आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि फास्ट नेट यूज करूं, इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है हमें। आप लोगों तक वीडियो लेट से पहुंच रहा है और कमेंट लेट से आ रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप लोग सही उत्तर देर से दे रहे हैं या देख के दे रहे हैं। चलिए 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है। यदि 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। 8.33%, बी 9.09%, सी 11.33% और डी 7.69%। समय शुरू होते हैं अब। वैसे तो कोई पेन और कॉपी लेके बैठे नहीं होंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे नहीं, और मैं भी आप लोगों को इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। जो भी है वो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाऊँगा। अगर अगली बार मैथ का क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ तो उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है 7.69%। ये है लाभ का प्रतिशत, यानी अगर किसी वस्तु को, अगर 39 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमें 7.69% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हाल ही में कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMIA के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने ये रहा: नीरकर प्रधान, तरुण वर्मा, राजपाल सिंह, गजेंद्र राठौर। ठीक है, आप लोगों के समय शुरू होते हैं अब। इसका उत्तर जल्दी से बताइए 14वें प्रश्न का। चलिए, आपके समय हो गए हैं समाप्त। इसका सही उत्तर है नीरकर प्रधान। डॉक्टर नीरकर प्रधान को नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसका फुल फॉर्म प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, उसका नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है नीरकर प्रधान को। ये देखिए फोटो, यही है वो नीरकर प्रधान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा: हाल ही में लेजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन हैं? ऑप्शंस: मेघना पंत, बी अवलोक लंगेर, सी अमीश त्रिपाठी, डी कनिष्क थरूर। 14वें प्रश्न के लिए उत्तर आया है बी और डी। चौदहवें प्रश्न का उत्तर है ए। चलिए, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। आप लोग 15वें प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसका समय शुरू होता है अब। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए, घड़ीमान जी टुकुर टुकुर बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन हैं? ओके, कोई बात नहीं, हम लोग जान लेते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सी अमीश त्रिपाठी। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक 11वीं सदी के भारत पर आधारित है, जब महमूद गजनी और उसकी तुर्की सेना ने देश पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। उसी 11वीं सदी के पर आधारित यह पुस्तक है, जिसे लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी 16वां प्रश्न: भारत के अलावा किन अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आप लोगों को पता होगा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के अलावा किन देशों को, ठीक है। ऑप्शंस ए अफ्रीका, बी आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे,
सी नॉर्वे और डी जापान। आप लोगों के समय शुरू होते हैं अब। आप लोग इसका उत्तर जल्दी से दीजिए, 20 सेकंड का समय है आपके पास। आपके समय हो गए हैं समाप्त। चलिए उत्तर जल्दी से दीजिए। इसका सही उत्तर है बी, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। ये भारत के अलावा 3 देश हैं जिन लोगों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अल्पकालिक, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, और बाकी अस्थायी सदस्य हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये लोगो आप लोग देख रहे होंगे, ये इसी का लोगो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। ठीक है, अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, विक्रम सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेश पटेल और शानू मीना। चलिए, उर्मिला जी का आंसर आया 16वें प्रश्न के लिए भी। हाँ, बहुत सही, लेकिन आप लोग बहुत लेट से आंसर दे रहे हैं। पता नहीं आप लोगों के पास वीडियो ही देर से पहुंच रहा है या फिर क्या परेशानी है। थोड़ी सी इशू तो है कि आप लोगों के पास लेट से क्वेश्चन पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो मेरे पास लेट से आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इशू को मैं कोशिश करूँगा अगले दिन से दूर करने का और प्रयास करूँगा कि जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक रहे, और हम लोग और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने का कोशिश करेंगे सेशन को। फ़िलहाल हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न का समय की ओर। चलिए, समय शुरू होता है अब। आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है। समय हो गए हैं समाप्त। आप लोगों ने अब तक उत्तर नहीं दिया है। चलिए ठीक है, फिर भी हम बढ़ते हैं, जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, देवेंद्र कुमार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिट गया है, खैर कोई नहीं। बी, देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जो हैं सिडबी के नए निदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। सिडबी क्या है? तो सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के एक सहायक बैंक के रूप में की गई थी। IDBI का सहायक बैंक सिडबी, जिसको 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का। और IDBI का है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गलत बोल रहे हैं क्या? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए IDBI का फुल फॉर्म क्या है। IDBI का फुल फॉर्म क्या है?
IDBI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे सभी लोग इसका उत्तर ए दे रहे हैं, विक्रम सिंह। खैर, अगला प्रश्न यानी 18वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, सी. राज्यसभा और डी. ICMR। कुछ इशू आ गए हैं लगता है। लाइव में कुछ इशू है क्या? खैर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है बी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। उर्जित पटेल को इसी का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, राकेश कुमार जी का उत्तर आया है ए। ये आपका उत्तर सही नहीं है राकेश जी, आप बहुत देर के बाद लाइव जुड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे ये लाइव अब ख़त्म होने को है क्योंकि 20 प्रश्न का मैं एक सेशन रखता हूँ और 18वें प्रश्न पे मैं पहुँच गया हूँ। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, इसकी थोड़ी सी और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी भारत के वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण में योगदान देना है। जी राकेश कुमार जी, गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न क्या है? विश्व भर में 21 जून को योग दिवस के अलावा और किसके रूप में सेलिब्रेट किया गया है? ए. विश्व संगीत दिवस, बी. विश्व योग दिवस, सी. फादर्स दिवस और डी. फादर्स डे एवं म्यूजिक डे। चलिए कोई बात नहीं राकेश जी, कम से कम आपने देखा और लाइव तो आ गया। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ लाइव पे जुड़े रहेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि सेशन को और भी इंटरेक्टिव बनाएं। चलिए, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से मैं थोड़ा सा बेबस हो जा रहा हूं। जैसे नेट कनेक्टिविटी कुछ दिन से थोड़ी सी परेशानी कर रही है, जिसके वजह से लाइव हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। स्टार्टिंग में कुछ देर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है और बीच में आप लोगों तक वीडियो सही समय से नहीं पहुंच पाता है। चलिए इसका सही उत्तर बताइए 19वें नंबर का। सुरेश जी 19 का सी यानी फादर्स डे। आपका